good morning to all of you and welcome to the ICC Academy. So let's start today's current affairs of 7 December 2023. See the first news. The first news is all about NCW. NCW receives maximum number of complaints from UP over last 5 years. पहले हमको ये पता होना चाहिए कि NCW क्या है. NCW is nothing but our National Commission for Women. That means इंडिया के अंदर जितने भी महिलाएं हैं अगर उनको कोई भी सब्जेक्ट पे अगर कंप्लेन है तो वो NCW के पास जाके अपने कंप्लेंट जो है वो यहाँ पर दर्ज करा सकते हैं. इस मामले में उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे आगे है. दैट मीन्स उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 5 साल में से टोटल 1,20,093 केसेस जो है वो यहाँ पर रजिस्टर हुए. किसके पास? NCW के पास. उनमें से 86,000 केसेस को NCW जो है वो यहाँ पर कंसिडरेशन में लिया है. अगर हम सेकेंड रैंक की बात करें तो दिल्ली आता है, देन महाराष्ट्र. दिल्ली के अंदर टोटल 22,231 केसेस जो है वो NCW के पास रजिस्टर हुए हैं और महाराष्ट्र में टोटल 11,562 केस जो है वो NCW के पास रजिस्टर हुआ है. NCW जो है फर्स्ट थिंग, NCW का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1992 को. और ये कौन से प्लान के अंदर एस्टेब्लिश हुआ था? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990. अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें दैट मीन्स NCW का फंक्शंस क्या है? फर्स्ट थिंग इज रिप्रेजेंट वुमेन्स राइट. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, प्रोवाइड ए वॉइस फॉर वुमेन्स इशू एंड कंसर्न. अगर कोई भी यहाँ पर महिलाएं को देश के अंदर कोई भी चीज़ के ऊपर अगर इशूज और कंसर्न होगा तो वो भी जाके यहाँ पर NCW के पास जो है वो केस अपना रजिस्टर कर सकते हैं. देन एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन पॉलिसी मैटर अफेक्टिंग वुमेन. इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर कोई भी महिलाओं को ये फील होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया कोई भी पॉलिसी उनको इफेक्ट कर रहा है तो वो भी जाकर NCW के पास कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं. ओके. देन प्रोटेक्ट एंड प्रोमोट वुमेन्स राइट एंड द लास्ट वन इज प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट. यहाँ पर जितने भी सारे पॉइंट्स हैं उनका बस एक ही उद्देश्य है, वो है आपका एम्पावर वोमेन इन आवर कंट्री. एम्पावर वोमेन इन आवर कंट्री. ठीक है. नेक्स्ट न्यूज, इंडिया स्ट्रेटेजिक फोकस ऑन ड्यूकॉम पोर्ट. अब देखिए, ड्यूकॉम पोर्ट जो है वो कौन से कंट्री में आता है? ओमान के अंदर आता है. अभी पहले न्यूज क्या वो पहले देख लीजिए. हम अगर वेस्ट एशिया के मैरीटाइम बाउंड्री की बात करेंगे, वेस्ट एशिया के मैरीटाइम बाउंड्री की बात करेंगे तो यहाँ पर इंडिया है. तो इंडिया के अंदर जितने भी सारे शिप्स आते हैं वो वेस्ट एशिया देकर आते हैं. वेस्ट एशिया का जो मैरीटाइम बाउंड्री है उस वेस्ट एशिया के मैरीटाइम बाउंड्री के अंदर देकर इंडिया के अंदर सारे शिप्स आते हैं. यहाँ पर अगर आपका ओमान का कंट्री है तो उसके बगल में यहाँ पर आपका यमन है. ये यमन है और ये है ओमान है. अभी आप लोग सुने होंगे कुछ दिन पहले इंडिया को एक जो शिप आ रहा था उस शिप को यमन के अंदर जो हूती विद्रोही है वो हूती विद्रोही यहाँ पर हाईजैक करके ले लिए थे. तो इंडियन गवर्नमेंट का भी एक ही एम है कि वेस्ट एशिया का जो मैरीटाइम बाउंड्री है उस मैरीटाइम बाउंड्री में आपने जो इंडियन नेवी का जो ट्रूप है वहाँ पर इसको डिप्लॉय करे. इसीलिए इंडिया गवर्नमेंट जो है वो यमन का गवर्नमेंट के साथ यहाँ पर स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनना चाहते हैं. यमन अभी अपने जो मैरीटाइम बाउंड्री है यहाँ पर एक पोर्ट बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है यहाँ पर आपका ड्यूकॉम पोर्ट. तो इंडियन गवर्नमेंट का बोलना है कि आप जो यहाँ पर ड्यूकॉम पोर्ट को बनाने जा रहे हैं उस ड्यूकॉम पोर्ट में हम आपको मदद करेंगे. इसके बदले में जब ड्यूकॉम पोर्ट बन के तैयार हो जाएगा तो ड्यूकॉम पोर्ट में हम इंडियन नेवी का एक ट्रूप जो है वो यहाँ पर डिप्लॉय करेंगे. रीजन बस एक ही है, इंडिया के अंदर इस मैरीटाइम बाउंड्री के तहत आने वाले जितने भी सारे शिप्स हैं उसको प्रोटेक्ट करना है. इसीलिए यहाँ पर इंडिया जो है वो ओमान के साथ यहाँ पर स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनना चाहता है टू डेवलप द ड्यूकॉम पोर्ट. ओके. Then see the news. Prime Minister Narendra Modi is set to host Sultan of Oman Hatim bin Tariq later this month with a primary focus on strengthening India's presence at the strategically located Duqom port in Oman. First news. Then second point. Oman is scheduled to inaugurate 2 key infrastructure projects at the Duqom port complex before the Sultan's India visit. Discussion will prioritize facilities for India at the port where the Indian Navy has been granted access. First thing, इंडियन नेवी जो है वो इस ड्यूकॉम पोर्ट को यहाँ पर इस्तेमाल कर सके फॉर द सेफ्टी रीजन. फर्स्ट थिंग. देन सेकेंड थिंग, एनहांसिंग इंडियाज मैरीटाइम स्ट्रेटेजी इन द इंडियन ओशन रीजन. सो इसके साथ इंडिया को सेकेंड एडवांटेजेस जो होगा वो ये कि इंडिया अपना इंडियन ओशन रीजन को यहाँ पर और भी स्ट्रॉन्ग बना पाएगा. इंडिया जो है अपना इंडियन ओशन रीजन को यहाँ पर और भी स्ट्रॉन्ग बना पाएगा. ठीक है. देन द नेक्स्ट न्यूज इज उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023. अब यहाँ पर देखिए, देहरादून इज प्रिपेयरिंग टू होस्ट द ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ऑन December 8 to December 9. आपकी दोनों डेट जो है वो याद रखना है कि देहरादून में आपका उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है वो यहाँ पर आयोजित हुआ था और जो डेट था वो था आपका December 8 to December 9. फर्स्ट थिंग. सेकेंड, एंटिसिपेटिंग द पार्टिसिपेट ऑफ 5,000 डेलीगेट्स फ्रॉम इंडिया एंड एब्रॉड.
तो ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट था, इस इन्वेस्टर समिट में टोटल 5000 डेलीगेट्स जो है वो यहाँ पर ज्वाइन करने वाले हैं, और वो इंडिया के अंदर से भी है और इंडिया के बाहर से भी है। देन द सेकंड पॉइंट इज ऑल अबाउट Prime Minister Narendra Modi is set to officially open the summit at the Forest Research Institute on December 8। तो ये जो समिट है इसको इनॉग्रेट कौन करने वाले हैं? प्राइम मिनिस्टर, December 8 को, और कहाँ पर? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में। ओके, देन द समिट्स फ्रेमवर्क, ये जो समिट है उसका फ्रेमवर्क क्या है? डेस्टिनेशन उत्तराखंड, ये आपको याद रखना होगा। ड्रॉज इंस्पायरेशन फ्रॉम द वाइब्रेंट गुजरात मॉडल, दैट मीन्स अभी उत्तराखंड भी चाह रहा है कि वाइब्रेंट गुजरात मॉडल के तहत जैसे गुजरात यहाँ पर डेवलप हुआ है उसी दिशा में उत्तराखंड को भी ले जाया जाए, सो दैट उत्तराखंड भी बहुत जल्दी यहाँ पर डेवलप हो सके। ओके, देन द नेक्स्ट न्यूज इज यूएनईपी रिपोर्ट ऑन सस्टेनेबल कूलिंग। अब यहाँ पर देखिए सस्टेनेबल कूलिंग अभी न्यूज में किस लिए, वो देखिए पहले। डेली लाइफ में हम अपने घर के अंदर एसी और रेफ्रिजरेटर चलाते हैं, एसी और रेफ्रिजरेटर चलाते हैं, अच्छे से समझिए इसको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितना भी सारे कोल्ड स्टोरेज है उस कोल्ड स्टोरेज में भी रेफ्रिजरेटर का यूज किया जाता है। अब देखिए एसी और रेफ्रिजरेटर में से एक गैस का रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं सीएफसी गैसेस, दैट मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगर आप एसी और रेफ्रिजरेटर का यूज जितना इंक्रीज करेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो एमिशन है वो भी यहाँ पर इंक्रीज होगा, फर्स्ट थिंग। तो इससे एनवायरनमेंट जो है वो पॉल्यूशन होगा। सेकेंड थिंग, हम यहाँ पर जितना ज़्यादा एसी और रेफ्रिजरेटर का यूज करेंगे हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यहाँ पर इंक्रीज होगा। अब मुझे बताइए अगर डिमांड इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड अगर इंक्रीज होगा तो हमको ये भी बोलना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन जो है, इलेक्ट्रिसिटी का जो जनरेशन है उसको भी यहाँ पर इंक्रीज करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यहाँ पर इंक्रीज होगा हम ये बोल सकते हैं कि कोल का जो यहाँ पर यूज हो रहा है वो भी इंक्रीज होगा, सो दैट जो यहाँ पर CO2 गैसेस का एमिशन है वो भी यहाँ पर इंक्रीज होगा। सो दैट यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं कि एसी और रेफ्रिजरेटर दैट मीन्स कूलिंग सब्सटेंसेस जो है अगर हम उसका यूज ज़्यादा करेंगे तो एक तो CFC गैसेस से हम लोग का एनवायरनमेंट जो है वो पॉल्यूटेड हो रहा है। सेकेंड, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंजप्शन होने की वजह से यहाँ पर CO2 गैस का जो एमिशन है वो भी यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर UNEP जो है वो यहाँ पर ये बोल रहा है कि आप जो नॉर्मल वे में आप कूलिंग कर रहे हो उसको आप छोड़कर पैसिव कूलिंग का जो टेक्निक है उसको यहाँ पर यूज कीजिए। The cooling sector, responsible for 20% of electricity uses, playing a crucial role in addressing rising the temperatures. Okay, वर्ल्ड के अंदर टोटल कूलिंग के प्रोसेस में हम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 20% यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। एंश्योरिंग फूड क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, मेंटेनिंग वैक्सीन स्टेबिलिटी, वैक्सीन का जो स्टेबिलिटी है उसको भी मेंटेन करने के लिए हमको यहाँ पर कूलिंग प्रोसीजर का जरूरत है। एंड सस्टेनिंग प्रोडक्टिविटी इकोनॉमीज। ओके, then the next point, however its current trajectory poses a threat with installed cooling equipment expected to triple, resulting in more than doubling of electricity consumption by 2050। सो इस पॉइंट पर UNEP का जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर ये बोल रहा है कि टोटल वर्ल्ड में यहाँ पर कूलिंग का इक्विपमेंट अभी जितने भी इंस्टॉल हुआ है 2050 तक इसका जो रेंज है वो यहाँ पर 3 टाइम्स तक इंक्रीजमेंट हो जाएगा। अगर कूलिंग का इक्विपमेंट जो है वो यहाँ पर 3 टाइम्स इंक्रीज करेगा तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजप्शन है वो यहाँ पर 2 टाइम्स तक यहाँ पर इंक्रीज होगा। ठीक है, देन पैसिव कूलिंग एंड एफिशिएंट इक्विपमेंट आर प्रोजेक्टेड टू सेव कंज्यूमर 17 ट्रिलियन इन 2022 टू 2050। तो UNEP का जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर हम 2022 से 2050 के बीच में नॉर्मल कूलिंग के प्रोसीजर की जगह अगर हम पैसिव कूलिंग का प्रोसीजर जो है उसको अगर हम यूज़ करेंगे तो टोटल 17 ट्रिलियन डॉलर जो है वो यहाँ पर हम सेविंग करके रख पाएंगे। ओके, तो कुछ पैसिव कूलिंग का एग्जाम्पल देख लीजिए। नेचुरल वेंटिलेशन, अर्थ एयर टनल्स, शेडिंग, विंड टावर्स, रूफ स्प्रे एंड एवापोरेटिंग कूलिंग। ओके, Now the next news is गरबा of Gujarat recognized as intangible cultural heritage। देखिए न्यूज क्या है। The vibrant and culturally rich dance form गरबा of Gujarat has earned a prestigious place in the representative list of intangible cultural heritage of humanity by UNESCO। तो यूनेस्को ने यहाँ पर गरबा जो गुजरात का यहाँ पर कल्चरली रिच डांस है उसको यहाँ पर कल्चरल हेरिटेज के जो लिस्ट है उस लिस्ट में यहाँ पर शामिल कर लिया है। ओके, देन सी द नेक्स्ट पॉइंट, the recognition was formalized during the 18th meeting of the Intergovernmental Committee for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage held from 5th to 9th December in 2023 in कैसन बोस्टवाना। ओके, तो यहाँ पर जो गरबा को यूनेस्को द्वारा कल्चरल हेरिटेज के जो लिस्ट है उसमें यहाँ पर कब शामिल किया गया आपका 5th to 9th दिसंबर 2023 में यहाँ पर कसाना के जो बोस्टवाना है उस बोस्टवाना के अंदर यहाँ पर आपका यूनेस्को का जो यहाँ पर मीटिंग कंडक्ट हुआ था। कौन सा नंबर मीटिंग आपका 18th नंबर मीटिंग।
तो इस मीटिंग में गरबा को यहाँ पर यूनेस्को ने कल्चरल हेरिटेज के जो लिस्ट है उस लिस्ट में यहाँ पर शामिल कर लिया है। ठीक है, सीधा नेक्स्ट न्यूज, गूगल अनबिल्स जेमिनी। अब देखिए जितने भी सारे आईटी कंपनी वो अपना खुद का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जो है वो यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर ओपन एआई की बात करें तो ओपन एआई का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सिस्टम है उसका नाम क्या है आपका, चैट जीपीटी। लाइक दिस यहाँ पर गूगल जो है वो अपना खुद का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जो है वो यहाँ पर डेवलप किया है जिसका नाम वो दिया है जेमिनी। ओके, सी द न्यूज, आफ्टर मच एंटिसिपेशन एंड ए बिट ऑफ डिले गूगल हैज ऑफिशियली लॉन्च इट्स लेटेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम नेम्ड जेमिनी। ओके, देन गूगल सीईओ सुंदर पिचाई described it as the biggest science and engineering efforts the company has undertaken, मार्किंग 8 years ऑफ डेडिकेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क। ठीक है, तो इस जेमिनी के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है उसको बनाने में गूगल के जो इंजीनियर्स हैं उनको यहाँ पर 8 साल लगा है। ठीक है, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज जेमिनी आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस 3 डिस्ट्रिक्ट मोड्स। यहाँ पर एग्जाम में आपको ये पूछ लेगा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जेमिनी है उसका कितने मोड्स हैं, टोटल उसके 3 मोड्स हैं। फर्स्ट मोड इज अल्ट्रा मोड्स, देन प्रो मोड, देन नैनो मोड। अल्ट्रा मोड सिस्टम एम्प्लॉयज द लार्जेस्ट एलएलएम। अल्ट्रा मोड जो होता है वो होता है आपका द सिस्टम एम्प्लॉयज द लार्जेस्ट एलएलएम, तो एलएलएम का मतलब होता है आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, देन द प्रो मोड यूटिलाइज ए स्मॉलर एलएलएम व्हाइल द नैनो मोड्स यूजेस द स्मॉलेस्ट एलएलएम। ओके, अगर हम यहाँ पर प्रो की बात अल्ट्रा की बात करें यहाँ पर आपका जो एलएलएम है वो यहाँ पर लार्ज एलएलएम होता है, लार्ज एलएलएम याद रखिएगा। देन अगर हम प्रो की बात करें तो प्रो पर यहाँ पर आपका स्मॉल एलएलएम की यूज होता है। अगर हम नैनो की बात करें तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट एलएलएम की यूज करते हैं यहाँ पर। ठीक है, सजेस्टिंग पोटेंशियल लोकल अवेलेबिलिटी फॉर कंप्यूटर्स एंड फोन। देन द नेक्स्ट न्यूज इज मध्य प्रदेश रोड कनेक्टिविटी एंड रेजिलेंस प्रोजेक्ट। अब देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द एशियन डेवलपमेंट बैंक, दैट मीन्स एडीबी have officially linked a $175 million loan agreement to enhance connectivity and resilience of roads in मध्य प्रदेश। तो अभी मध्य प्रदेश के जो रोड है उस रोड को डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशियन डेवलपमेंटल बैंक एडीबी जो है यहाँ पर जॉइंट कोलैबोरेशन किए हैं, टोटल $175 मिलियन रुपीज़ का, $175 मिलियन का। ओके, The project aims to improve roads connectivity across 14 districts, promoting balanced economic development in the state। यहाँ पर आपको 2 चीज़ याद रखना है। तो एडीबी का जो बैंक है एशियन डेवलपमेंटल बैंक, वो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेशन करके टोटल कितने रुपीज़ यहाँ पर सेंक्शन हुआ है, $175 मिलियन रुपीज़। ठीक है, और इसका पर्पज़ क्या है, मध्य प्रदेश के अंदर जो 14 डिस्ट्रिक्ट्स है उस 14 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो रोड कनेक्टिविटी, उस रोड कनेक्टिविटी को यहाँ पर एनहांसमेंट करना है। ठीक है, The next news is मियावाकी मेथड adopted for forest plantation in छत्तीसगढ़ कोल बेल्ट। हमको ये सब पता है कि छत्तीसगढ़ जो है वो एक कोल बेल्ट एरिया है। दैट मीन्स छत्तीसगढ़ का जो एरिया है उस एरिया में कोल का जो प्रोडक्शन होता है वो यहाँ पर ज़्यादा होता है। जो भी एरिया में ज़्यादा कोल का प्रोडक्शन होता है वहाँ पर एनवायरनमेंट भी ज़्यादा पॉल्यूशन होते हैं। इसीलिए एनवायरनमेंट के पॉल्यूशन को कम करने के लिए छत्तीसगढ़ के अंदर ACCL यहाँ पर CGR VVN के साथ कोलैबोरेट करके यहाँ पर मियावाकी मेथड में यहाँ पर ट्री का जो प्लांटेशन का काम है वो करने वाला है। अब देखते हैं पहले कि मियावाकी मेथड है क्या। द मियावाकी मेथड पायनियर्ड बाय जापानीज बोटानिस्ट आकिरा मियावाकी। ये जो मियावाकी का मेथड है वो किसके नाम पर ये मियावाकी मेथड बना है, वो जापानीज का जो एक बोटानिस्ट है उनका नाम है आकिरा मियावाकी। तो आकिरा मियावाकी के नाम पर यहाँ पर मियावाकी मेथड जो है वो है। इन्वॉल्व्स प्लांटिंग नेटिव ट्रीज, सर्ब्स एंड ग्राउंड कवर प्लांट्स क्लोजली विद द एवरी स्क्वायर मीटर। दैट मीन्स मियावाकी मेथड हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि एवरी 1 मीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पर नेटिव ट्री जो है वो यहाँ पर प्लांट किया जाता है, उसको हम बोलते हैं मियावाकी मेथड। देखिए, इन ए मूव टू एनहांस फॉरेस्ट कवर इन छत्तीसगढ़ कोल बेल्ट एरिया रीजन, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ACCL इज नथिंग बट आवर साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, और ACCL जो है वो यहाँ पर कोल इंडिया लिमिटेड का एक सब्सिडरी कंपनी है। ठीक है, A subsidiary of Coal India Limited is set to implement the Miyawaki method for the first time in its operational area. Okay, the Gebra area of ACCL, छत्तीसगढ़ के कौन से एरिया के अंदर मियावाकी मेथड यहाँ पर अप्लाई होने वाला है, वो है आपका गेवरा एरिया। द गेवरा एरिया ऑफ ACCL will witness a 2 hectare Miyawaki forest pilot project in collaboration with the Chhattisgarh राज्य वन विकास निगम, that is nothing but our CGRWVN, at an estimated cost of 4 crores। तो इसकी लागत जो होगा वो होगा अभी 4 करोड़ का। ठीक है, द लास्ट पॉइंट इज द गेबरा एरिया पायलट प्रोजेक्ट एम्स टू प्लांट अबाउट 20,000 सैम्पलिंग यूजिंग द मियावाकी टेक्निक ओवर 2 years ऑफ पीरियड। ओके,
ये जो मियावाकी के मेथड पर यहाँ पर ट्री का प्लांटेशन होगा, टोटल 20,000 सैपलिंग का यहाँ पर यूज होगा, और इसके लिए यहाँ पर 2 ईयर्स का जो है वो टेन्यर है, 2 ईयर्स का जो वो टेन्यर है। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन से टाइप के ट्री यहाँ पर प्लांटेशन होगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्री, दैट फर्स्ट वन इज बिग प्लांट्स, मीडियम प्लांट्स एंड स्मॉल प्लांट्स। तो बिग प्लांट्स के अंदर आपका आता है बरगद, पीपल, आम एंड जामुन। देन मीडियम प्लांट्स के अंदर आता है आपका करंज, आंवला एंड अशोक। अगर हम स्मॉल प्लांट्स की बात करें तो देन कनीर, गुड़ाल, त्रिकोमा, बीर, अंजीर एंड नींबू। ओके, देन द नेक्स्ट न्यूज इज इटाली विड्रॉज फ्रॉम बीआरआई। आपको यहाँ पर पहले एक चीज याद रखना होगा, बीआरआई का फुल फॉर्म क्या है। बीआरआई इज नथिंग बट आवर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और ये कौन सा कंट्री का डेवलपमेंटल प्रोग्राम था? आंसर इज चाइना। ओके, देन सी द न्यूज, Italy has officially withdrawn from China's Belt and Road Infrastructure Initiative, then marking the end of its participation more than 4 years after becoming the only G7 nation to sign up। पहले देखिए, BRI का जो प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट में हर 5 साल में, एवरी 5 ईयर्स में एक बार जो भी यहाँ पर मेंबर्स होते हैं वो यहाँ पर रिन्यूअल होता है। तो 2024 में इटली का जो टेन्योर था वो यहाँ पर फुल होने वाला था, तो यहाँ पर इटली का जो टेन्योर था वो यहाँ पर फिर से रिन्यूअल होना था। बट 2024 से पहले इटली जो है वो यहाँ पर चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अपना नाम जो है वो विड्रॉ कर लिया है। सेकंड पॉइंट, G7 के अंदर जितने भी सारे कंट्रीज आते हैं उनमें से ओनली इटली था जो कि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम में यहाँ पर अपने पार्टनर्स बना था। ओके, द सेकंड पॉइंट, इटली जॉइन द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI इन 2019। इटली जो है वो यहाँ पर BRI का प्रोजेक्ट को कब ज्वाइन किया था? 2019 में। आपको ये चीज़ भी याद रखना होगा। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तब के प्राइम मिनिस्टर कौन थे तब? ग्यूसिप कॉन्टे। ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट, द डिसीजन टू विड्रॉ कम्स ahead of the automatic renewal date in March 2024। दैट मीन्स 2024 मार्च को इटली का जो पार्टनरशिप था यहाँ पर फिर से रिन्यूअल होने वाला था। ओके, अलाउिंग इटली टू ऑप्टेड आउट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। ओके, देन क्वेश्चन अभी यहाँ पर ये अराइज हो रहा है कि इटली जो है वो यहाँ पर चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो प्रोजेक्ट था वहाँ से अपना नाम को विड्रॉ क्यों कर लिया? रीजन क्या था उसका? देखिए, देयर आर कंसर्न पर्टिकुलरली अमंग द वेस्टर्न नेशन दैट चाइना में सीक टू रीसेप द ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर इन इट्स फेवर थ्रू इनिशिएटिव लाइक BRI। वेस्टर्न नेशन जितने हैं वो यहाँ पर ये सोचते थे कि चाइना जो है वो BRI का जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के दौरान वर्ल्ड के अंदर जितने भी सारे कंट्री है सारे कंट्री को अपने फेवर में रखना चाहता है। ठीक है, then the next point is the United States has warned that China could use the BRI as the pretext to build military base around the world, setting protection to BRI investment। यूएसए जो है वो पहले ही वार्न कर चुका है कि चाइना का मकसद क्या है। चाइना का मकसद ये है कि BRI प्रोजेक्ट के दौरान वो जो भी कंट्री के अंदर यहाँ पर रोड बनवा रहा है, जितने भी सारे कंट्री के अंदर BRI प्रोजेक्ट के द्वारा यहाँ पर रोड यहाँ पर पास करके जाएगा, सारे कंट्री के अंदर वो यहाँ पर एक मिलिट्री बेस जो है वो यहाँ पर एस्टेब्लिश करने वाला है। अगर हर कंट्री के अंदर अपना मिलिट्री बेस को यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट करेगा तो ये वर्ल्ड के लिए एक थ्रेट है। ओके, देन द नेक्स्ट न्यूज इज WHO अर्जेस कंट्रीज टू इंक्रीज टैक्सेस ऑन अल्कोहल एंड शुगर स्वीटेंड बेवरेज, दैट इज नथिंग बट आवर SSBs। अब देखिए, WHO जो है वो यहाँ पर ये चाहता है कि वर्ल्ड के अंदर जितने भी सारे कंट्री है सब अपने कंट्री के अंदर अल्कोहल और शुगर बेस्ड फूड जो है उसके ऊपर टैक्सेस जो है वो यहाँ पर टैक्स जो है वो यहाँ पर इंक्रीज कर दे। रीजन क्या है? रीजन ओनली एक ही चीज़ है कि अल्कोहल ज़्यादा इंटेक करने से यहाँ पर लोग जो है वो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। सेम इनके सब शुगर बेस्ड फूड ऑल्सो, दिस इज द ओनली रीजन वाई अगर हम टैक्सेस को यहाँ पर ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो लोग जो है वो ज़्यादा अल्कोहल और शुगर बेस्ड फूड जो है उसको ज़्यादा इंटेक नहीं करेंगे। ओके, देन सी द न्यूज, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO हैज कॉल्ड ऑन द कंट्रीज टू raise taxes on alcohol and sugar sweetened beverages SSBs, noting that a majority of countries don't incentivize healthier behaviors। Okay, the recommendations are based on the WHO study taxation rates, revealing that the average global taxes rate on such unhealthy products is low। आपका अल्कोहल और शुगर बेस्ड फूड जो है वो यहाँ पर अनहेल्दी की कैटेगरीज में आता है, बट यहाँ पर WHO की चीज़ मिलता है कि वर्ल्ड के अंदर जितने भी सारे कंट्रीज हैं वो ये अनहेल्दी फूड्स लाइक अल्कोहल और शुगर बेस्ड फूड के ऊपर टैक्सेस जो है वो यहाँ पर कम लेते हैं। तो WHO का यहाँ पर एक ही रूल है कि आप अपने कंट्री के अंदर अल्कोहल और शुगर बेस्ड फूड के ऊपर जो टैक्सेस है उसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दीजिए, सो दैट ये जो अनहेल्दी प्रोडक्ट्स है उस अनहेल्दी प्रोडक्ट्स का अगर टैक्सेस इंक्रीज होगा तो उसका प्राइस भी इंक्रीज होगा, सो दैट उस कंट्री के जो पीपल है वो यहाँ पर इस तरह से बेड फूड को यहाँ पर प्रोक्यूरमेंट कम करेंगे। ओके, द WHO सजेस्टेड दैट हायर टैक्सेस कुड लीड टू ए हेल्थियर पॉपुलेशन and reduce deaths associated with the alcohols and unhealthy diets। Okay,
एंड सी द नेक्स्ट न्यूज, नेशनल सर्कुलर इकोनॉमी रोडमैप टू रिड्यूस प्लास्टिक वेस्ट। अब देखिए यहाँ पर ये न्यूज में क्यों है। सी द न्यूज, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह अनवील्ड दैट द नेशनल सर्कुलर इकोनॉमी रोडमैप फॉर रिडक्शन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन इंडिया, ए कोलैबोरेटिव एफर्ट्स बिटवीन द लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो पहला भी न्यूज है कि इंडिया अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ कोलैबोरेट क्यों कर रहा है। रीजन क्या है। रीजन ये है कि ऑस्ट्रेलिया के पास प्लास्टिक वेस्ट को डिकम्पोज करने का सबसे एडवांस टेक्निक जो है वो किसके पास है, ऑस्ट्रेलिया के पास है। ठीक है। द डॉक्यूमेंट एम्स टू एस्टैब्लिश रिसर्च एंड इंडस्ट्री पार्टनरशिप टू डेवलप ए रोड मैप फॉर इंडिया ट्रांजिशन टू ए सर्कुलर इकोनॉमी इन द प्लास्टिक सेक्टर। तो यहाँ पर इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ यहाँ पर पार्टनरशिप बनाकर इंडिया के अंदर जो भी ऑस्ट्रेलिया के पास टेक्निक्स है उस टेक्निक को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना किसके अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, प्लस इंडिया के यहाँ पर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उस रिसर्च इंस्टीट्यूट को वो डॉक्यूमेंटरी प्रोवाइड करना कि सो दैट यहाँ पर इंडिया के अंदर जो साइंटिस्ट है उनको भी पता चल पाए कि जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको डिकम्पोज करने का टेक्निक जो है वो क्या है। ठीक है। देन द नेक्स्ट न्यूज, लोकसभा पासेज जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन बिल एंड जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल। अब देखिए यहाँ पर लोकसभा जो है वो जम्मू कश्मीर के ऊपर दो बिल को यहाँ पर पास किया। फर्स्ट बिल इज जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन बिल एंड द सेकंड बिल इज जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल। पहले हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 पहले किया है। सी द न्यूज, द जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 इज एम्ड एट अमेंडिंग द जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004। दैट मीन्स अभी तक जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी रिजर्वेशन का क्राइटेरिया अप्लाई हो रहा था वो आपका जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 के अंतर्गत हो रहा था। बट अभी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 को अमेंडमेंट करके जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 जो है वो यहाँ पर लेके आए हैं। अब देखते हैं चेंजेस क्या हुआ है। तो जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004, सॉरी ये 2004 नहीं है, दिस इज 2023। The Jammu Kashmir Reservation Act 2023 provided reservation in jobs and admission in professional institutions to scheduled caste, scheduled tribe, and other socially and educationally backward classes. This is nothing but our SCBC. आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखना होगा, SCBC इज नथिंग बट आवर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। यहाँ पर ई का मीनिंग है एजुकेशनली, नॉट इकोनॉमिकली। ओके। अब देखिए जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 के तहत जम्मू कश्मीर के अंदर अगर जॉब्स की बात हो जाए और एडमिशन इन प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन की बात हो जाए तो वहाँ पर कोई भी यहाँ पर कैटेगरी शामिल नहीं था। बट इन अमेंडमेंट बिल इन 2023 सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो जॉब्स और एडमिशन इन प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन के फील्ड पर यहाँ पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और SCBC का कैटेगरी जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस की है। ओके, फर्स्ट थिंग तो ये था आपका पहला अमेंडमेंट इन 2004 एक्ट। तो जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 के अंदर अभी और एक भी अमेंडमेंट किया गया, वो क्या है देखिए। तो जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 6 टू अमेंड द सेक्शन 2 ऑफ द 2004 एक्ट। दैट मीन्स जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 में जो सेक्शन 2 था उस सेक्शन 2 को भी यहाँ पर अमेंडमेंट किया गया है। तो पहले हम देखते हैं कि सेक्शन 2 के अंदर था क्या। द अमेंडमेंट बिल सजेस्ट ए चेंजेस इन द नोमेनकल्चर ऑफ ए सेक्शन ऑफ पीपल हु आर earlier described as the weak and underprivileged classes to other backward classes. That means जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 में एक नोमेनकल्चर था जिसको हम बोलते हैं वीक एंड अंडर प्रिविलेज क्लासेस। एक क्लास को यहाँ पर नाम दिया गया था वीक एंड अंडर प्रिविलेज क्लासेस। बट अभी वीक एंड अंडर प्रिविलेज क्लासेस जो है उसको अभी कैंसिल कर दिया गया है, तो उसके जगह यहाँ पर अदर बैकवर्ड क्लासेस दैट मीन्स OBC जो है उसका नाम को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल में जो है वो जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 के अंदर जो भी रूल्स था उसमें दो बदलाव हुआ है। पहला चीज जम्मू कश्मीर के अंदर जॉब्स के फील्ड हो जाए यानी एडमिशन इन इंस्टीट्यूशन की बात हो जाए, दोनों फील्ड पर यहाँ पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और SCBC का जो कैटेगरीज है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। सेकेंड अमेंडमेंट क्या हुआ है, जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 के सेक्शन 2 के अंदर यहाँ पर एक नोमेनकल्चर था जिसका नाम था यहाँ पर वीक एंड अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस। तो ये जो क्लासेस था इसको यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है। द नेक्स्ट अमेंडमेंट बिल इज नथिंग बट द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023। अब देखते हैं कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 क्या है। द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 seeks to amend the 2019 Act and provide representation in the Legislative Assembly to the Kashmir migrants and displaced person from POK। यहाँ पर दो पॉइंट है देखिए, जब 370 आर्टिकल जो यहाँ पर 2019 को हटाया गया था तब एक एक्ट यहाँ पर पास किया गया था। अभी 2023 में 2019 के जो एक्ट को पास किया गया था उसको यहाँ पर अमेंडमेंट किया जा रहा है। तो उस अमेंडमेंट के तहत
जम्मू कश्मीर के जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उस लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर अभी कश्मीर माइग्रेंट्स को और जो भी पर्सन यहाँ पर पीओके से इंडिया के अंदर आए थे उनको यहाँ पर जगह दिया जाएगा। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली में। ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट, इट सीक्स टू नॉमिनेट 2 members फ्रॉम द कश्मीर माइग्रेंट्स कम्युनिटी एंड 1 person रिप्रेजेंटिंग द डिस्प्लेस्ड पर्सन फ्रॉम पीओके टू लेजिस्लेटिव असेंबली। दैट मीन्स यहाँ पर टोटल 3 person जो है वो यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली को जाएंगे। उनमें से 2 person जो है वो यहाँ पर कश्मीर माइग्रेंट्स होंगे। फर्स्ट थिंग, उनमें से 2 person है वो यहाँ पर कश्मीर माइग्रेंट्स होंगे और यहाँ पर 1 person जो है वो यहाँ पर पीओके के एरिया में अगर कोई इंडिया में आया होगा तो उनको यहाँ पर स्थान दिया जाएगा, उनको यहाँ पर प्लेस दिया जाएगा। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली में। Okay. Then the next point, the amendment bill proposed to increase the number of seats in the legislative assembly to 90 from 83. That means in 2019 में जो एक्ट पास किया गया था उसके अंदर जम्मू कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली था उस लेजिस्लेटिव असेंबली टोटल सीट्स जो था वो था आपका 83। बट अभी जो अमेंडमेंट किया गया उस अमेंडमेंट के दौरान जम्मू कश्मीर के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका जो सीट्स है वो इंक्रीज करके 90 कर दिया गया है। दैट मीन्स हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं टोटल 7 सीट्स जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। ओके, तो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 seeks to reserve seats for the members of the scheduled caste and scheduled tribes also. That means पहले जो 83 मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर थे जम्मू कश्मीर में उनमें से शेड्यूल्ड ट्राइब जो था वो यहाँ पर कैटेगरीज नहीं था। बट अभी शेड्यूल्ड ट्राइब जो वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। पहले इन 83 में से टोटल 7 सीट्स जो था वो आपका था एससी के लिए। बट अभी टोटल 90 सीट में से, अब देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, टोटल यहाँ पर कितना सीट्स है? 90 सीट्स। उन 90 सीट में से 7 सीट्स जो है वो एससी के लिए है और 9 सीट जो है वो यहाँ पर एसटी के लिए है। पहले एसटी के लिए कोई भी सीट्स यहाँ पर रिजर्व नहीं था, बट इन 2023 अमेंडमेंट बिल यहाँ पर एससी के साथ यहाँ पर एसटी जो है उसको भी यहाँ पर इंक्लूडेड किया गया है। तो यहाँ पर टोटल जो एससी को 7 सीट्स और एसटी को 9 सीट्स दिया गया है वो टोटल 90 में से है। ठीक है, 83 में से नहीं, 90 में से जो अमेंडमेंट किया जा रहा है 90 सीट्स को। ओके, it seeks to insert new section 15A and 15B in the Jammu Kashmir Reorganization Act 2019. That means Jammu Kashmir Reorganization Act 2019 को जो यहाँ पर अमेंडमेंट किया गया है। अभी इसके अंदर टोटल 2 सब क्लॉज, दैट मीन 2 नया सेक्शन जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया, वो है आपका 15A एंड 15B। अभी 15A और 15B के अंदर क्या है वो देखिए पहले। फॉर द लेफ्टिनेंट गवर्नर टू नॉमिनेट नॉट मोर देन 2 members, one of whom shall be a woman, first thing, फ्रॉम द कम्युनिटी ऑफ कश्मीर माइग्रेंट्स। दैट मीन्स अभी यहाँ पर टोटल देखिए तो 3 मेंबर्स यहाँ पर थे, उनमें से 2 मेंबर्स जो है वो यहाँ पर कश्मीर माइग्रेंट्स होंगे और 1 मेंबर जो है वो यहाँ पर पीओके से अगर इंडिया के अंदर कोई आया होगा तो उनको यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली में यहाँ पर एमएलए के थ्रू यहाँ पर नॉमिनेट किया जाएगा। पर यहाँ पर 15A और 15B जो सेक्शन यहाँ पर नया एडिंग किया गया है तो उसके तहत जम्मू कश्मीर के अंदर जो एलजी है, दैट मीन्स लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो यहाँ पर उनको ये पावर मिला है कि वो टोटल 2 ऐसे पर्सन है जिनको वो डायरेक्ट लेजिस्लेटिव असेंबली को यहाँ पर भेज सकते हैं। उनमें से एक जो पर्सन है वो यहाँ पर ओमेन होंगे, फर्स्ट थिंग दिस इज कंपलसरी, और वो जो ओमेन है वो यहाँ पर कश्मीर माइग्रेंट्स होंगे। ओके, देन 1 member फ्रॉम द डिस्प्लेस्ड पर्सन फ्रॉम द पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, दैट मीन्स यहाँ पर पीओके। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि टोटल 3 पर्सन जो जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जाएंगे उनमें से 2 पर्सन जो है वो कश्मीर माइग्रेंट्स थे और 1 पर्सन जो थे वो पीओके के अंदर से अगर कोई इंडिया में आया होगा तो उनमें से एक थे। देन 15A और 15B जो 2 नया सेक्शन यहाँ पर ऐड किया गया उसके तहत एलजी को ये पावर मिला है कि वो 2 ऐसे पर्सन को डायरेक्ट यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली को भेज सकते हैं। उनमें से एक जो पर्सन होगा वो होगा ओमेन, दैट इज कंपलसरी, और जो ओमेन है वो यहाँ पर कश्मीर माइग्रेंट्स होना जरूरी है। ओके, देन जो सेकंड पर्सन होंगे वो हो गया आपका पीओके के अंदर से अगर कोई इंडिया के अंदर आया होगा तो वो पर्सन को भी एलजी जो है वो डायरेक्ट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर भेज सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर आवर टुडेज करंट अफेयर सेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो देन लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर आई एम गोइंग टू अपलोड द नेक्स्ट वीडियो यू विल गेट द सडन नोटिफिकेशन। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, तब तक के लिए थैंक यू।